नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र सिंह चारण अपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपन बात कर रहे थे भारतीय संविधान में संविधान सभा के गठन की। संविधान सभा के गठन में अपन बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन के बारे में, क्योंकि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया कि भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। और कुछ बातें अपन ने कैबिनेट मिशन की पढ़ ली थी, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय था, जिसकी चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में की थी। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, और उन चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली इसकी भी अपन चर्चा कर चुके थे। यहाँ तक कि अपन ने यह भी पढ़ लिया था कि इस संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र क्या था। अब इसी आगे की कड़ी में अपन ये बात पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा में यानी कि कैबिनेट मिशन के दौरान ही जब संविधान सभा के चुनाव हुए, उन चुनाव में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य को मिली। अब इसके बाद आगामी अगर अपन बात करें तो ये कर सकते हैं कि आगे जो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि इस संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से जीत कर आए थे। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से जीत कर आए। नंबर दूसरी बात, संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि कहां से जीत कर आए। अब देखिएगा, सर्वाधिक जो प्रतिनिधि आए वो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि आए थे आपके संयुक्त प्रांत से। सर्वाधिक प्रतिनिधियों की बात आ जाए मित्रों तो आपको बताना है कहां से आए, संयुक्त प्रांत से। अब देखिएगा, संयुक्त प्रांत, मैं कह रहा हूं सर्वाधिक प्रतिनिधि आए, और आप पूछोगे संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक कितने प्रतिनिधि आए थे संविधान सभा में, तो वो मित्रों ध्यान रखना 55। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि आए संयुक्त प्रांत से, संख्या पूछ ले तो 55 बता देना। अब देखिएगा, आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये जो मैं नाम लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं संयुक्त प्रांत, लेकिन आप प्रश्न मेरे से ये पूछोगे कि वर्तमान में तो भारत में संयुक्त प्रांत नामक कोई क्षेत्र दिख ही नहीं रहा है ना। तो इस संयुक्त प्रांत को ही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में आपके भारत में सबसे जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उसी उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता। न्यूनतम प्रतिनिधि की बात पूछ ले तो आपसे पूछ ले न्यूनतम प्रतिनिधि कहां से जीत कर आए, तो आपको नाम बताना है असम, और आसाम से जीत कर आए थे मित्रों 8। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से 55, संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि असम से कितने, 8। नेक्स्ट अगली बात आपसे पूछ ले तो वो बता देना कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आपको एक आंकड़ा बताना है, और वो बताना है मित्रों 15 यानी कि 15। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अब देखिएगा, आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कुल महिलाएं तो मैंने कहा 15, लेकिन प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है, वो पूछ ले कि राजस्थान से संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो बता देना राजस्थान से संविधान सभा में एक भी महिला नहीं थी। राजस्थान से संविधान सभा में महिलाओं की संख्या बिल्कुल ही नहीं थी। कुल महिलाएं कितनी थी, 15। और आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, और उसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। क्या नाम था, बेगम अय्याज रसूल, जो आपके संयुक्त प्रांत से आई थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जिसका नाम था बेगम अय्याज रसूल, जो आपके जीत कर आई थी मित्रों संयुक्त प्रांत से। तो कुछ बातें याद रखना, फैक्ट याद रखना। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि आए संयुक्त प्रांत से 55, संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि आए असम से 8, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15, राजस्थान से एक भी महिला नहीं थी, और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जिसका नाम आपने पढ़ा होगा बेगम अय्याज रसूल। अब देखिएगा, मैंने आपके सामने एक बात कर ली सर्वाधिक, न्यूनतम और महिलाओं, लेकिन प्रश्न अगला आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। संविधान सभा में राजस्थान से कुल पूछ ले तो मित्रों बताना है 12। संविधान सभा में राजस्थान से जो प्रतिनिधि शामिल हुए वो 12 थे। अब मैंने कहा संविधान सभा में राजस्थान से 12 थे, लेकिन यहां पर भी कई बार सवाल अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। वो क्या पूछ ले, कुल पूछ ले तो मैंने कहा राजस्थान से कुल संविधान सभा में जो लोगों की संख्या थी वो थी 12, लेकिन
इस 12 को भी 2 भागों में बांटना है। और वो 2 भाग कौन कौन से बांटोगे? एक तो आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे, तो बताना है 11। कितने बताओगे मित्रों? 11। और एक पूछ ले संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो वो बताना है मित्रों 1, है ना। राजस्थान से कुल प्रतिनिधि कितने शामिल हुए संविधान सभा में? 12। मनोनीत कितने? 11। और निर्वाचित कितने? 1। अब मैंने कहा प्रश्न पूछने का तरीका लग रहेगा, कुल पूछे तो 12, केवल आपसे प्रश्न ये पूछ ले राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए गए, तो 11। और संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए गए, तो भैया बताना है 1। अब देखिएगा यहां पर मैंने बातें आपके सामने लिख दी, मनोनीत 11, निर्वाचित 1। अब ये मनोनीत कहां कहां से कौन कौन गया था, क्योंकि अपने राजस्थान की बात है तो राजस्थान से होने के कारण आपको नाम भी याद रखना गया था, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति कहां से गया था। अब मनोनीत मैंने कहा 11 बता दिए, लेकिन मनोनीत हुए कौन कौन से? नंबर 1 नाम याद रखना, वो याद रखना मित्रों हीरा लाल शास्त्री। कौन नाम याद रखोगे? हीरा लाल शास्त्री। नंबर दूसरा नाम याद रखना मित्रों, वो आप रखना रामचंद्र उपाध्याय। क्या याद रखोगे? रामचंद्र उपाध्याय। अब देखिएगा नंबर तीसरा एक और नाम याद रखना, वो याद रखना मित्रों वीटी कृष्णामाचारी। क्या याद रखोगे? वीटी कृष्णामाचारी। अब 3 नाम लिखे मैंने आपके सामने, हीरालाल शास्त्री, रामचंद्र उपाध्याय और वीटी कृष्णामाचारी। और ये तीनों ही प्रतिनिधि मित्रों गए थे, वो गए थे आपके जयपुर से। कहां से गए थे मित्रों? जयपुर से। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर 4 की मैं बात करूं तो नंबर 4 जो प्रतिनिधि था, वो नंबर 4 प्रतिनिधि था मित्रों, वो था आपके कौन? जय नारायण व्यास। अब नंबर 4 वाला जो प्रतिनिधि, वो नंबर 4 वाला प्रतिनिधि मैंने लिखा जय नारायण व्यास। ध्यान रखिएगा, जय नारायण व्यास। नेक्स्ट नंबर 5 नाम याद रखना राज बहादुर। क्या नाम याद रखोगे? राज बहादुर। तो जय नारायण व्यास और राज बहादुर दोनों जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे, वो हुए थे आपके जोधपुर से। कहां से शामिल हुए थे मित्रों? जोधपुर से। नंबर 6 प्रतिनिधि आप याद रखना, वो याद रखना ये मित्रों कि नंबर 6 वाला प्रतिनिधि वो जो शामिल हुआ था, वो शामिल हुआ था आपके कहां से? नंबर 6 नाम याद रखना आप, वो याद रखना कि माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। नंबर 7 नाम याद रखना बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम याद रखोगे? बलवंत सिंह मेहता। और ये माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता, ये दोनों ही मित्रों उदयपुर रियासत से शामिल किए गए थे। कहां से शामिल किए गए थे? ये उदयपुर से आए थे। तो ध्यान रखना, नंबर 1 हीरालाल शास्त्री, नंबर 2 रामचंद्र उपाध्याय, नंबर 3 वीटी कृष्णामाचारी, ये तीनों ही जयपुर से। नंबर 4 जयनारायण व्यास और राज बहादुर दोनों ही जोधपुर से। माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता दोनों ही उदयपुर से। नंबर 8 पर आप नाम याद रखना सरदार सिंह। और ध्यान रखिएगा सरदार सिंह आपके जो शामिल हुए थे, वो हुए थे बीकानेर से। कौन सी रियासत से शामिल होते भैया? बीकानेर से। नंबर 9 पर नाम याद रखना आप, वो याद रखना ये कि गोकुल लाल असावा। क्या यह नाम याद रखोगे? गोकुल लाल असावा। और ध्यान रखिएगा गोकुल लाल असावा आपके शामिल हुए थे कोटा से। नंबर 10 नाम याद रखना मित्रों जसवंत सिंह। क्या नाम याद रखोगे भैया? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह आपके शामिल किए गए थे, वो किए गए थे बूंदी रियासत से। कहां से शामिल हुए थे? बूंदी। और अंतिम नंबर 11 नाम याद रखना दलेल सिंह। नाम याद रखना मित्रों दलेल सिंह। और दलेल सिंह आपके शामिल हुए थे मित्रों अलवर से। कहां से शामिल हुए थे? अलवर से। तो ये जो 11 नाम लिखे हैं,
ये तो 11 राजस्थान से हुए थे मनोनीत, जिसमें 11 के 11 नाम आपके सामने लिखे हुए। नंबर 1 नाम याद रखना, आप याद रखना, वो याद रखोगे हीरालाल शास्त्री। नंबर 2 रामचंद्र उपाध्याय। नंबर 3 वीटी कृष्णमाचारी। नंबर, और ये तीनों ही आए थे आपके जयपुर से। नंबर 4 जयनारायण व्यास। नंबर 5 राजबहादुर, दोनों ही जोधपुर से। नेक्स्ट माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, दोनों ही उदयपुर से। सरदार सिंह बीकानेर से। गोकुल लाल असावा कोटा से। जसवंत सिंह बूंदी से। और दलेल सिंह अलवर से। अब ये तो थे मित्रों मनोनीत जो आपने 11 बताए, लेकिन मैंने ऊपर आपके सामने लिखा कि राजस्थान से कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 12, क्योंकि एक प्रतिनिधि था वो था आपके निर्वाचित। और ध्यान रखिएगा निर्वाचित जो था वो निर्वाचित था आपके अजमेर मेरवाड़ा से। निर्वाचित जो प्रतिनिधि था वो निर्वाचित प्रतिनिधि आया था अजमेर मेरवाड़ा से, क्योंकि आप पिछले वीडियो में देख चुके हो कि अजमेर मेरवाड़ा रियासत नहीं था, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, और इसीलिए वहां से मनोनीत नहीं निर्वाचित हुआ। और अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित का नाम आपसे पूछ ले तो नाम भी आप याद रखना, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ध्यान रखिएगा मित्रों, नाम मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो आपते थे वो आए थे अजमेर मेरवाड़ा से। तो मैं संविधान सभा में कहां से कितने कितने आए उसकी चर्चा मैं कर रहा था, और जिसमें आपने ये पढ़ा कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि आए संयुक्त प्रांत से 55, न्यूनतम आए असम से 8, संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या 15, राजस्थान से एक भी महिला नहीं थी, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जिसका नाम आपने पढ़ लिया बेगम अय्याज रसूल। और फिर आपने पढ़ा कि राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य भेजे गए थे, प्रतिनिधि गए थे, तो 12, जिसमें मनोनीत शब्द प्रयोग करके सवाल पूछे तो बताना 11, और निर्वाचित शब्द यूज करके पूछे तो बताना 1। मनोनीत 11 कौन कौन, मैंने आपको नाम बता दिए कौन से प्रतिनिधि कहां से गए, और निर्वाचित एक अजमेर मेरवाड़ा से जिसका नाम आपने पढ़ लिया मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अब देखिएगा मित्रों, आपने राजस्थान से भी पढ़ लिए, राजस्थान से टोटल गए थे 12। और ध्यान रखिएगा संविधान सभा में कुल, अगली बात आपसे पूछ ले वकीलों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में टोटल वकीलों की संख्या थी वो थी मित्रों 12। संविधान सभा में कुल वकीलों की संख्या पूछ ले तो आपको बताना है 12। और ध्यान रखिएगा एक विद्वान जिसका नाम आपको याद रखना है आइवर जेनिंग्स। अब मैंने वकीलों की संख्या बताई 12 इसलिए नहीं, लेकिन आइवर जेनिंग्स का एक कोटेशन याद रखोगे, वो इसलिए याद रखोगे कि संविधान की भाषा अत्यंत जटिल थी मित्रों। संविधान की भाषा अत्यंत जटिल होने के कारण ही इस आइवर जेनिंग्स ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था। संविधान की भाषा अत्यंत जटिल होने के कारण संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। वो कहा था किसने मित्रों? आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहने का रीजन ये था कि संविधान की भाषा अत्यंत जटिल थी जो केवल वकील ही समझ पा रहे थे। नंबर दूसरा कथन एक और याद रखना, वो भी कई बार आपसे संविधान सभा के बारे में पूछ लिया जाता है, वो आता है चर्चिल का। और ध्यान रखिएगा इस चर्चिल ने इस संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था बताया था। चर्चिल ने संविधान सभा को क्या कहा था? हिंदुओं की संस्था बताया था। नेक्स्ट नंबर तीसरा कोटेशन एक और पूछ लिया जाता है, वो भी याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी। ध्यान रखिएगा मित्रों, चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर एक और कथन याद रखना, ग्रैनविल ऑस्टिन का। किसका याद रखोगे? ग्रैनविल ऑस्टिन का। और इस ग्रैनविल ऑस्टिन ने इस संविधान सभा को क्या कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है
है ना, और संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये कथन था भैया ग्रैनविल ऑस्टिन का। तो ध्यान रखिएगा, कुछ कथन आइवर जेनिंग्स ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा था, चर्चिल ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी, और ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ कथन अपने याद रखने संविधान सभा के बारे में, ध्यान रखिएगा इन कथनों के बारे में। अब देखिएगा, अपन चर्चा संविधान सभा की कर रहे थे। मेरा पहला टॉपिक आपने पढ़ा संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में अपन ने गठन की जितनी भी बातें थी उन प्रत्येक बिंदु पर मित्रों चर्चा कर ली है। आपने सबसे पहले संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ा कि संविधान सभा के गठन के लिए भारतीयों ने कब कब मांगे की, उन भारतीय मांगों पर अपन ने चर्चा की। नंबर दूसरी बात, लगातार मैंने आपको बताया कि भारतीय मांगों के कारण अंग्रेज भी उनकी मांगे सुन सुन के पक गए थे, तो फिर उन्होंने भारतीयों को समय समय पर शांत करने के लिए प्रयास किए थे। लेकिन आपने देखा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। लेकिन आपने इससे पहले यह भी पढ़ा कि कैबिनेट मिशन से पहले अंग्रेज भारत में संविधान सभा के गठन के 3 प्रयास कर चुके, लेकिन वो तीनों ही प्रयास क्या हो चुके थे? असफल। और वो मैंने आपको बता दिया कि असफल क्यों हुए, उसका क्या रीजन था, वो आप समझ गए होंगे। और फिर आपसे प्रश्न मैंने ये पूछा था कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ, तो आपने आंसर दिया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। और जितनी भी बातें कैबिनेट मिशन की अत्यंत महत्वपूर्ण थी उस पर प्रत्येक पर अपन ने चर्चा कर ली है। तो इस तरीके से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। लेकिन चलते ही चलते मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था, मैंने कहा प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ, तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। लेकिन मैंने कहा प्रश्न आपसे यह पूछ ले कि भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो मित्रों बताना है माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर। क्योंकि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का कर दिया जाता है विभाजन, और विभाजन के साथ ही भारत में संविधान सभा का भी पुनर्गठन होता है, और वो पुनर्गठन किया गया था आपके माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर। लेकिन अब मित्रों एक सवाल जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है वो सुन लीजिएगा। वो क्या है कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, और वो क्या पढ़ा, वो ये पढ़ा कि कैबिनेट मिशन ने आपसे पूछ ले कितने सदस्यों के संविधान सभा के गठन की बात कही थी, तो आपका आंसर आया था 389। चलो ठीक है। नंबर दूसरा आंकड़ा आपने पढ़ा कि संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर करवाए गए थे? 296 सीटों पर। लेकिन आपसे मित्रों कोई सवाल ये पूछ ले, आपसे कोई अगले एग्जाम में अपने में सवाल ये पूछ ले कि भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने लोगों ने मिलकर किया था, कुल कितने सदस्यों ने मिलकर भारत के संविधान का निर्माण किया। अब उसमें नंबर 1 ऑप्शन आपसे दे दें कि निर्माण कुल कितने सदस्यों ने किया, तो नंबर 1 ऑप्शन आपके सामने वो ये है, नंबर 1 ऑप्शन रख ले 389, नंबर दूसरा ऑप्शन आपके सामने रख ले 296, नंबर तीसरा ऑप्शन आपके सामने रख ले 299, और नंबर चौथा ऑप्शन आपके सामने रखे 324। और मेरा प्रश्न आपसे यह है, आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने सदस्यों ने मिलकर किया? 389, 296, 299, 324। अब देखिएगा मित्रों, यहां पर आपके सामने 2 आंकड़े जिस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि आपने पहले पढ़ा कि भारत में संविधान सभा के गठन का जो कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था वो कितने सदस्यों की थी? 389। संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? 296। अब अगर अपन ये 2 बातें पढ़ के रुक जाते तो जरूर आप इस सवाल का आंसर गलत बताओगे, है ना। और गलत क्या बताओगे? लगभग 99% विद्यार्थी मेरे को ऑफलाइन क्लास में 296 बताते हैं, जो गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको कहा था रियासतों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था और कितनी सीटों पर चुनाव थे? 296। लेकिन आपको पता है कि ये जो दोनों ही आंकड़े हैं वो आपके विभाजन से पहले के हैं। ये जो दोनों ही आंकड़े आपने पढ़े वो है मित्रों विभाजन से पहले के, लेकिन विभाजन के बाद के 2 आंकड़े और पढ़ने, और वो आपको मैंने अभी अभी जस्ट पीछे सवाल पूछा था, और वो सवाल क्या पूछा था कि 3 जून 1947 को, है ना, कौन सी योजना की सिफारिश पर आपने एक योजना का नाम पढ़ा था मित्रों, और वो थी माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना भैया? माउंटबेटन योजना। और इसी योजना की सिफारिश पर भारत का हुआ था विभाजन। और एक बात और मैंने आपसे बोली, वो ये थी कि इसी योजना की सिफारिश पर भारत में हुआ था संविधान सभा का पुनर्गठन। ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं कि विभाजन भी माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर हुआ और पुनर्गठन भी माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर हुआ। अब ये दोनों ही जो आंकड़े हैं वो आप अब काम आएंगे। पहले वाले दोनों ही आंकड़े जिसकी मैं चर्चा आपके सामने कर चुका हूं। प्रश्न आपसे ही पूछ ले कि संविधान सभा का पुनर्गठन, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर, और इसी माउंटबेटन योजना ने जून 1947 में 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था। प्रश्न आपसे पूछ ले माउंटबेटन योजना ने कितने सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया? आपका आंसर होगा 324, है ना, 324। लेकिन मैंने प्रश्न जो लिखा वो ये है कि भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने लोगों ने मिलकर किया? तो आपका आंसर 324 नहीं 299 राइट होगा। ध्यान रखिएगा, इन चारों में राइट ऑप्शन है 299, 299। इन लोगों ने मिलकर भारत के संविधान का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि जून 1947 में 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव देता है कौन? माउंटबेटन योजना। यह योजना सुझाव देती है, लेकिन आपको पता है कि अक्टूबर 1947 तक, अक्टूबर 1947 तक, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1947 तक आपके यहां पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटते 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 कितनी रह गई थी? 299 रह गई। कितनी रह गई? 299। तो कुल कितने सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा का गठन किया पूछ ले तो 299। तो चारों ही आंकड़े याद रखना। कैबिनेट मिशन ने कितनों का सुझाव दिया था? 389, है ना। संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 296। माउंटबेटन योजना ने पुनर्गठन के बाद कितने सदस्यों का सुझाव दिया? 324। और भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने लोगों ने मिलकर किया? 299 अर्थात 299। तो इस तरीके से भारत में संविधान सभा का गठन होता है। देखिएगा, अपना पहला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसकी सिफारिश पर हुआ और उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन कौन सी थी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी, कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछने की संभावना है, उन सब पर अपन चर्चा कर चुके हैं। तो पहला टॉपिक आपका पूरा होता है भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। अब देखिएगा, अगले अपन बात करें तो ये करेंगे कि ये जो संविधान सभा बनी, आपने ये तो पढ़ लिया कि भारत में संविधान सभा का गठन हो गया। किसकी सिफारिश पर हो गया भैया? ये हो गया आपके किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, है ना। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनी। लेकिन अब ये संविधान सभा अपने भारत के संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। ये जो संविधान सभा का जो अभी अभी अपन ने गठन किया है, ये संविधान सभा भारत के संविधान का क्या करेगी मित्रों? निर्माण करेगी। तो अब अपन जो दूसरा जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। अभी तक अपन पढ़ रहे थे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, और मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों कि संविधान सभा के गठन के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें करने की कोशिश की है, क्योंकि अपने को वही बातें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है ना। और कैसे सवाल पूछे जा चुके, कैसे पूछने हैं, वो मैं हर बार आपको ऑफलाइन क्लासों में कहता आया हूं कि पढ़ने का एक तरीका होता है। पढ़ने से पहले आपको जितने भी पेपर हो चुके हैं वो सारे पेपर अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, और कौन से पेपर में कौन से टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे उस टॉपिक को पढ़ने से पहले याद होने चाहिए अपने को, और फिर उस टॉपिक को अपने को पढ़ना चाहिए। तो आगामी जैसे ही अगर अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने को
आगामी उस टॉपिक में ये बात याद करनी है कि ये तो पिछली एग्जाम में, इन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आगामी संभावित सवाल कौन सा बन सकता है, इस तरीके से पढ़ना है ना। क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में शायद कहा था कि इस प्रतियोगिता के दौर में आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो अथाह गाइडें पढ़िए, अथाह नोट्स पढ़ें, और आजकल ऑनलाइन में भी यूट्यूब चैनल की अथाह बाढ़ आ गई है, लेकिन उसमें से अपने को महत्वपूर्ण चैनल को ध्यान में रखते हुए उसको सब्सक्राइब करके पढ़ना है, ताकि अपने को 100% शुद्ध जानकारी वहां पर मिल सके, गलत बातें ना मिले। इसीलिए आपको पता होगा कि एक सवाल अगर अपना किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से गलत हो गया तो एक सवाल की बदौलत अपन बेरोजगार रह सकते हैं, और एक सवाल की बदल अपने को रोजगार प्राप्त हो सकता है। और आजकल तो इतनी प्रतियोगिता के क्षेत्र में, मैंने कहा ना, महत्वपूर्ण स्पर्धा हो चुकी है ना, ये लगातार संघर्ष इस क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। तो एक सवाल पर तो लाखों विद्यार्थी अटके रहते हैं, एक सवाल में लाखों विद्यार्थी अंदर होते हैं और एक सवाल से लाखों विद्यार्थी बाहर होते हैं। तो एक सवाल अपने जीवन में देख लो कितना परिवर्तन ला सकता है। तो एक एक सवाल को अच्छे से अपने को हैंडल करके उसी तरीके से अटेंड करके सही करना है, क्योंकि एक सवाल, मैंने कहा ना, जिंदगी बना सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है एक सवाल की ध्यान रखना। आगामी अपन चर्चा जो दूसरे टॉपिक पर कर रहे हैं वो है मित्रों संविधान निर्माण। तो अभी अपन ने पढ़ा संविधान सभा का गठन हुआ, और वही संविधान सभा भारतीय संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब निर्माण करेगी तो इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण के दौरान पहली बैठक का आयोजन हुआ, वो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन आयोजित होता है वो होता है मित्रों 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। कहां पर आयोजित हुआ था? वर्तमान में जो दिल्ली में स्थित संसद भवन है उसका सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय कक्ष। आप जैसे ही संसद भवन के अंदर एंटर करोगे, जस्ट सामने एक केंद्रीय कक्ष बना हुआ है, उसी केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और इस पहले अधिवेशन का आयोजन हुआ क्या था? 9 दिसंबर 1946 को आयोजन किया गया था। अब देखिएगा इस प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ था। प्रथम अधिवेशन में हुआ क्या था, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो ये है कि इस प्रथम अधिवेशन का मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत के द्वारा क्या कर दिया गया था? बहिष्कार। इस प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में। और इस प्रथम अधिवेशन का मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। अब देखिएगा आपसे प्रश्न कई बार ये पूछ लिया जाता है बहिष्कार किस किसने किया, तो मैंने आपको बोला इस मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने। अब दोनों का रीजन क्या है बहिष्कार करने का? आपको मैंने एक सवाल पूछा था संविधान सभा के गठन के दौरान, और संविधान सभा के गठन के दौरान मैंने आपसे प्रश्न यह पूछा था मित्रों, वो ये था कि आपसे प्रश्न को यह पूछ ले कि क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था, तो आपका आंसर होगा यस। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने बिल्कुल यस भाग लिया था, है ना। लेकिन आपसे सवाल को यह पूछ ले कि क्या संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? नहीं। संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था, लेकिन संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और उसका रीजन क्या था? मैंने आपको वहां पर रीजन बताया था एक पिछले वीडियो में, याद करना, पहले वाले वीडियो में। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया और वहां पर मुस्लिम लीग ने भाग क्यों लिया? पहले आपको पता है संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था। उसका रीजन यह था कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान वाली मांग को सिरे से खारिज कर दिया था, और कैबिनेट मिशन अपना काम शुरू कर चुका था और संविधान सभा का गठन भी प्रारंभ कर चुका था। तो मुस्लिम लीग के कुछ प्रतिनिधियों ने सोचा कि ये कैबिनेट मिशन मानने वाला तो नहीं है, तो क्यों ना अपन एक बार भाग लेके अपनी जो धरातलीय स्थिति है उसका तो पता लगाए कि संविधान सभा की सीटें अपन कितनी जीत पाते हैं। लेकिन आपने
परिणाम में देखा होगा, मैंने आपके सामने लिखा था कि उस मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, 73। इसका मतलब मुस्लिम लीग की आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहा था, है ना। मुस्लिम लीग की आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहा था। तो परिणाम नहीं रहने के कारण क्या हुआ, परिणाम नहीं रहने के कारण मुस्लिम लीग ने, आपको पता है, एक दिवस मनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो वहां पर तो भाग क्यों लिया था, धरातलीय स्थिति पता करने के लिए कि हम कितनी सीटें जीत पाते हैं, है ना। तो जब परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा तो वही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाकर सांप्रदायिक दंगे भड़काकर पाकिस्तान के गठन की मांग पुरजोर तरीके से मुस्लिम लीग ने करनी शुरू कर दी थी। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ, ये तो संविधान सभा बन चुकी थी, भारत के लिए बन चुकी थी। तो अब उस मुस्लिम लीग को पता था ये तो संविधान सभा भारत के लिए, इसीलिए हमारे को यह संविधान सभा नहीं, हमारे को पाकिस्तान चाहिए। और इसीलिए इस मुस्लिम लीग ने इस प्रथम अधिवेशन का क्या कर दिया था मित्रों, बहिष्कार। नंबर दूसरी बात, आप मेरे से ये पूछोगे कि चलो मुस्लिम लीग को तो पाकिस्तान चाहिए था इसलिए बहिष्कार किया, लेकिन हैदराबाद के क्या दिक्कत हो गई थी, हैदराबाद के क्या तकलीफ हो गई थी, हैदराबाद ने क्यों बहिष्कार किया, है ना। हैदराबाद के बहिष्कार करने का रीजन क्या था, आपको पता है कि उस समय, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपके सामने चर्चा की थी कि उस समय संपूर्ण भारत में रियासतों की संख्या थी, वो थी 562। संपूर्ण भारत में रियासतों की संख्या मित्रों कितनी थी, 562। और आपको अच्छे से पता होगा कि भारत के एकीकरण के समय 562 रियासतें थी। और रियासतों के सामने, एकीकरण के समय रियासतों के सामने आपको पता है कि रियासती पुनर्गठन जो आयोग बना था, रियासती विभाग जो बना था, उसने 3 शर्तें रखी थी। वो शर्त क्या रखी थी कि कोई भी रियासत अगर भारत में मिलना चाहे तो मिले, कोई भी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहे तो भी जा सकती है, और कोई भी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो भी रह सकती है। ये तीनों शर्तें रखी गई थी मित्रों रियासती विभाग यानी कि पुनर्गठन आयोग के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, जब ये शर्तें रखी गई तो उस शर्तों में एक बात यहां पर सुन लेना, मैंने कहा कोई भी रियासत भारत में रहना चाहे रहे, कोई पाकिस्तान में जाना चाहे तो भी जा सकती है, लेकिन मैंने तीसरी बात लिखी कि कोई भी रियासत अगर स्वतंत्र रहना चाहती है तो भी रह सकती है। लेकिन स्वतंत्र रहने के लिए 2 शर्तों का पालन करना उस रियासत की बाध्यता थी। और वो 2 शर्तें कौन कौन सी थी कि स्वतंत्र वही रियासत रह सकती है जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख हो। स्वतंत्र वही रियासत रह सकती है जिसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो मित्रों, 10 लाख। और नंबर दूसरी बात, उस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए। उस रियासत की वार्षिक आय कितने करोड़ होनी चाहिए, 1 करोड़। वही रियासत क्या रह सकती है, स्वतंत्र। और यहां पर थोड़ी सी बीच में एक बात ला रहा हूं कि एकीकरण के समय अपने को सबसे ज्यादा दुख देने वाली रियासतें थी, वो थी मित्रों 4, जिसमें नंबर 1 रियासत का नाम आप पढ़ ही रहे हो। अभी मैं कारण यही बता रहा हूं कि हैदराबाद ने बहिष्कार क्यों किया। नंबर 1 रियासत का नाम हैदराबाद, नंबर 2 रियासत का नाम जम्मू कश्मीर, उसने भी दुख दिया था, और नंबर 3री रियासत जिसका नाम आपने पढ़ रखा होगा जूनागढ़। कौन सी रियासत मित्रों, जूनागढ़। और नंबर 4 रियासत का नाम था मित्रों जोधपुर। बिल्कुल यस, हाँ, जोधपुर रियासत ने भी दुख दिया था, है ना। वो क्या कैसे दिया था और इन चारों का विलय कैसे हुआ, वो थोड़ी सी बातें याद रखना। मैंने यहां पर 4 रियासतों के नाम लिखे और आपको ये कारण बता रहा हूं कि हैदराबाद रियासत ने प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार क्यों किया था, लीग ने बहिष्कार क्यों किया, इसका रीजन आपके समझ में आ गया, क्योंकि उसको पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन इनके हैदराबाद ने बहिष्कार क्यों किया, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता रहा हूं, वो ये है कि इन चारों ही रियासतों ने दुख दिया था। वो कैसे दिया था, इनका विलय कैसे हुआ था। नंबर 1 रियासत जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसका नाम मैंने लिखा हैदराबाद। अब देखिएगा हैदराबाद की तकलीफ क्या हो गई थी। उस समय हैदराबाद का शासक था निजाम और हैदराबाद का विलय वो करना चाहता था पाकिस्तान। क्या करना चाहता था, पाकिस्तान में। लेकिन आपको पता है कि तत्कालीन भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने उसको बहुत समझाया। और आजकल सोशल मीडिया पर कई बार मैंने वो वीडियो भी देखा है, बहुत पुराना वीडियो जो सरदार पटेल और निजाम की बैठक का एक वीडियो था। समझाया बुझाया लेकिन वो निजाम नहीं माना, तो आखिरकार हैदराबाद को भारत में विलय तो किया गया, लेकिन कैसे हुआ विलय पूछ ले तो सैनिक
कार्यवाही के माध्यम से, सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद रियासत का विलय किया गया मित्रों। कहां पर? भारत में। नंबर दूसरी बात रियासत थी जम्मू कश्मीर। अब देखिएगा, मैंने आपके सामने तीसरी बात लिखी थी कि कोई भी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो भी रह सकती है, और लेकिन स्वतंत्र वही रियासत रह सकती है जो कितनी शर्तों का पालन करती? दो का। पहली शर्त न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख, दूसरी शर्त वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए। अब देखिएगा, जम्मू कश्मीर रियासत उस समय इन दोनों ही शर्तों का पालन करती थी। जम्मू कश्मीर रियासत इन दोनों ही शर्तों का पालन करती थी, तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक हरि सिंह ने खुद को क्या रखने की घोषणा कर दी थी? स्वतंत्र रखने की घोषणा कर सकती। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पर अभी मैं यहां पर रोकूंगा। इस बात को रोकने का रीजन ये है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से इस बार एक सवाल प्रत्येक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है ना, और वो विद्यार्थी मेरे को ऑफलाइन में कहते भी है, मैं उनको पढ़ाता भी हूं, चाहे आपके सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में करंट है। और वो अपन चर्चा करेंगे धारा 370 पर। किस पर चर्चा करेंगे? धारा 370 पर। उस समय इस रियासत की बात करूंगा। अभी मैंने बात रोक दी है कि जम्मू कश्मीर ने क्या दुख दिया था, फिर क्या हुआ, वो सारी चर्चा मैं करूंगा, है ना। लेकिन करूंगा कब? जब अपन धारा 370 वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और नंबर तीसरी रियासत जिसने दुख दिया वो क्या थी? जूनागढ़। और जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ तो आपसे पूछ ले, तो जूनागढ़ का विलय हुआ था जनमत संग्रह के आधार पर। जूनागढ़ का विलय भारत में कैसे हुआ पूछ ले तो जनमत संग्रह। अब आपसे पूछ ले कि जनमत संग्रह का मतलब क्या हुआ? जनता से पूछा, वहां के रहने वाले लोगों से पूछा कि आप भारत में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में। तो आधे से एक अधिक भी बोले हम भारत में रहेंगे तो वो रियासत भारत में रहेगी, और वो कहते हैं हम पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान भी भेजना था। लेकिन जनमत संग्रह में निर्णय आया कि ये रियासत भारत में रहेगी, तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का विलय भारत में किया गया। और सब नंबर 4 जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको राजस्थान जीके में, राजस्थान इतिहास में आपने इसकी बात सुनी होगी, है ना, कि जोधपुर रियासत ने भी दुख दिया था। आप कहते तो जोधपुर ने क्या दुख दिया, है ना, और जोधपुर ने दुख दिया तो जोधपुर का विलय कैसे हुआ? तो एक सवाल मैंने देखा और मैंने खुद ने वो एग्जाम देते समय उसका आंसर दिया, है ना। उसी सवाल के कारण मैं आपको यहां पर एक एकीकरण की कुछ बातें बता देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाइडें पढ़ी, बहुत सारे लोगों को देखा पढ़ाते हुए, लेकिन वो इस बात की चर्चा नहीं करते हैं। अब वो सवाल आपके था, वो ये था 2013 RS मेंस के पेपर का, है ना, वो राजस्थान के एकीकरण से जुड़ा हुआ था। और 2013 RS मेंस के पेपर में राजस्थान एकीकरण से जोधपुर की घटना के बारे में जिक्र हुआ था। और वो सवाल ये था, क्योंकि चूंकि मैंने एग्जाम का नाम लिया मेंस का, तो आपको सवाल का जो स्वरूप दिया, सवाल को जो तरीका आपके सामने रखा, वो ये रखना कि राजस्थान एकीकरण में पेन पिस्टल की घटना के बारे में आप क्या जानते हैं। राजस्थान एकीकरण में पेन पिस्टल की घटना के बारे में आप क्या जानते हैं, यह प्रश्न आपको 2013 RS मेंस में पूछा जा चुका है। अब वो चूंकि मेंस का सवाल था, आपको लिखना था, 20 शब्दों में आंसर देना था, लेकिन आपको प्रश्न ये पूछ ले विकल्प वाले एग्जाम में, है ना, चूंकि अपन रीट, पटवार या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्जाम में आपको विकल्प वाला सवाल कैसे पूछा जा सकता है वो मित्रों याद रखना। और वो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान एकीकरण में पेन पिस्टल की घटना का संबंध कौन सी रियासत से, तो आपका आंसर होगा जोधपुर। वो पेन पिस्टल की घटना क्या है वो थोड़ी सी सुन लेना, ज्यादा बात अपने राजस्थान एकीकरण वाले सर ही करेंगे राजस्थान हिस्ट्री जब आपको पढ़ाएंगे। वो घटना ये है कि आपने देखा होगा कि जब एकीकरण हो रहा था तो प्रत्येक रियासत के सामने मैंने अभी बताया 3 शर्तें रखी, है ना, और वो शर्त पहली भारत में मिले, दूसरा पाकिस्तान में जाए तो जाए, और तीसरा स्वतंत्र रहे तो रहे, है ना। तो उस समय अपने जोधपुर रियासत के तत्कालीन शासक, जिनका नाम आपने सुना होगा हनुमंत सिंह, राजस्थान के एकीकरण के समय आपने देखा होगा जोधपुर रियासत के मालिक थे हनुमंत सिंह, जोधपुर रियासत के शासक थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ने जोधपुर को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि जोधपुर इन दोनों शर्तों का भी पालन कर सकता है ना, करता था। उसकी जनसंख्या भी 10 लाख थी और 1 करोड़ वार्षिक टर्नओवर भी था। तो दोनों शर्तों का पालन करने के कारण हनुमंत सिंह ने जोधपुर को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। अब स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी तो उन शर्तों में एक है कि अगर चाहे तो मालिक स्वतंत्र भी रख सकता है ना। तो पटेल ने समझा लेकिन माने नहीं,
स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। तो पटेल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र है तब तक तो ठीक है। अब ये स्वतंत्र थे, लेकिन इसका पटेल ने तो विलय की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, फिर नहीं माने। लेकिन इस स्वतंत्र रहने की बात का जो पता चला वो चला पाकिस्तान के तत्कालीन वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना को, कि जोधपुर रियासत के मालिक हनवंत सिंह ने जोधपुर को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी है। तो इसका मतलब जिन्ना ने एक सुनहरा मौका समझा कि अपन कुछ लालच देकर जोधपुर का विलय पाकिस्तान में करवा सकते हैं। तो उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जोधपुर के शासक हनवंत सिंह के पास एक खाली पत्र भेजा, और उस पत्र में एक तो लाइन लिखी गई थी ऊपर, उसमें लिखा गया था कि आप जो शर्तें लिखोगे वो हमें बिना देख के ही मंजूर है, और नीचे उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए पाकिस्तानी वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना। बीच में पूरा पत्र खाली है, और क्या कहा कि जो शर्तें आप लिखोगे वो हमें बिना देखे ही क्या है, मंजूर है, बिना देखे ही मंजूर है। बीच नीचे हस्ताक्षर भी कर लिए, और यह पत्र लिखकर भेजा गया हनवंत सिंह जी के पास, और कहा जो शर्तें कहोगे वो मानेंगे, आप जोधपुर का विलय कहां कर दो, पाकिस्तान में। तो इस पत्रों का पता चलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसे ही पटेल को पता चला तो उस समय आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सचिव थे वो थे आपके वीपी मेनन। तो वीपी मेनन को तुरंत सरदार पटेल ने ऑन एसी गाड़ी देकर सीधा भेज दिया आपके जोधपुर। कहां भेज दिया? जोधपुर। तो और पटेल ने वीपी मेनन को समझा के भेजा था कि तेरे को जाके एक ही बात बोलनी है, वो बोलनी ये कि आपके साथ भारत के तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं, इसलिए आपको अभी का अभी तुरंत प्रभाव से दिल्ली बुलाया, है ना। तो वो सीधा ऑन एसी गाड़ी लेकर जोधपुर आ जाता है, और जोधपुर आते ही हनवंत सिंह जी को कहता है आगे वाली सीट पर बैठ जाओ, माउंटबेटन आपके साथ अर्जेंट मीटिंग करना चाहता है। तो उस समय हनवंत सिंह जी ने काम वाम पूछा वीपी मेनन से, क्या काम है, क्यों बुलाया? तो वीपी मेनन ने कहा भैया काम वाम का हमारे को नहीं पता, हमारे को नहीं बताया है, हमारे को तो सिर्फ इतना कहा है आगे वाली सीट पर बैठा के लेके आ जाओ, है ना। और माउंटबेटन तत्कालीन मीटिंग करना चाहते हैं। अब माउंटबेटन उस समय भारत का वायसराय यानी भारत का मालिक था, और हनवंत सिंह जी एक जोधपुर जैसी रियासत के मालिक थे। तो इसका मतलब भारत के मालिक ने एक छोटी सी रियासत के मालिक को बुलाया है, और वो भी अर्जेंट मीटिंग के लिए। तो आपको पता होगा कि गांव के सरपंच को अगर भारत का राष्ट्रपति मीटिंग के लिए बुलाएगी तो नहीं जाएगा क्या, है ना। हनवंत सिंह जी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया, और बिना सोचे विचारे तुरंत गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तो वो सीधा लेकर चला गया दिल्ली। अब दिल्ली गया तो वह दो आदमी बैठे इंतजार कर रहे थे, एक तो सरदार पटेल और एक बैठा था माउंटबेटन, है ना। और दो आदमी ये चले गए, कौन कौन? हनवंत सिंह, और एक आपके बैठ गया वीपी मेनन। ये चारों आदमी बैठे। तो हनवंत सिंह ने बैठते ही माउंटबेटन से एक बात पूछी। क्या पूछी? कि बोलो साहब कैसे बुलाया है? तो माउंटबेटन ने बैठते ही पूछा क्या हालचाल है आपकी रियासत का, जमाना वमाना कैसा है? तो हनवंत सिंह जी ने जवाब दिया कि जमाना गया भाड़ में, आप तो हमारे को इतना तुरंत प्रभाव से बुलाने का कारण बताइए, है ना। तो पास में बैठे सरदार पटेल ने हनवंत सिंह जी को कहा कि हमने सुना है कि पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है और रियासत को पाकिस्तान में ले जाने का प्लान है। तो हनवंत सिंह जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि उस रियासत का मालिक मैं, उस रियासत का मालिक मैं, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, क्योंकि आपने 3 शर्तें दी है, उन 3 में से एक शर्त का पालन करूंगा मैं, चाहे स्वतंत्र हूं, चाहे पाकिस्तान में जाऊं, चाहे भारत में हूं। तो पटेल ने हनवंत सिंह जी को समझाया और क्या कहा? यह कहा कि भैया देखो स्वतंत्र थे तब तक हमारे को कोई तकलीफ नहीं, स्वतंत्र रह जाओ, लेकिन अगर आप इस रियासत को पाकिस्तान लेके जाओगे, है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और बीच में एक नया पाकिस्तान और खड़ा हो जाएगा, और बीच में नया पाकिस्तान और उभरेगा तो हमारी बाकी वाली रियासतों को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या है कि आप मान जाओ। लेकिन हनवंत सिंह जी नहीं माने। तो नहीं माने तो सरदार पटेल ने हनवंत सिंह जी को धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर विलय करना है तो कर लो, नहीं तो मैं भारतीय सेनाओं को आप पर आक्रमण करने की इजाजत दूंगा, और सैनिक कार्रवाई के माध्यम से विलय होगा, अन्यथा आप हमारा कहना मान जाओ। तो जैसे ही सैनिक कार्रवाई की
धमकी दी पटेल ने हनुमंत सिंह जी को, तो उस समय हनुमंत सिंह जी अपनी जेब में एक पेन की आकृति की वस्तु रखा करते थे भैया, और वो दिखने में तो पेन जैसा था लेकिन काम करता था पिस्टल का। दिखने में तो था पेन जैसा लेकिन काम करता था मित्रों पिस्टल का। वो सीधा पिस्टल निकाला और किसकी कनपट्टी पे तान दिया? वीपी मेनन की। अब जैसे ही वीपी मेनन की कनपट्टी पे ताना तो पास में बैठे माउंटबेटन ने हनुमंत सिंह जी के हाथ से वो पेन छीन लिया और छीन के हनुमंत सिंह जी को मजबूर करके जोधपुर का विलय करवा दिया राजस्थान में, और वो माउंटबेटन जी पेन लेकर चले गए लंदन। और आज भी मित्रों लंदन के एक संग्रहालय में वो पेन पड़ा है जो पिस्टल का काम करता था। तो ये राजस्थान की एकीकरण में पेन पिस्टल की घटना के नाम से जाना जाता है। पेन पिस्टल की घटना यही कहलाती है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, दुखदायी रियासतें कितनी थी मित्रों? 4, और चारों का विलय कैसे हुआ मैंने आपके सामने चर्चा की। लेकिन अपन मूल बिंदु पर आ जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि संविधान सभा के पहले अधिवेशन का जो आयोजन हुआ था, उस पहले अधिवेशन में मित्रों किस किस ने इस, आपको पता होगा, हैदराबाद रियासत ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने क्या कर दिया था मित्रों? वो कर दिया था आपके बहिष्कार। अब मैंने दोनों के बहिष्कार करने का रीजन आपको बताया और वो आप समझ गए होंगे कि रीजन क्या था। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, उसको पाकिस्तान चाहिए था। और मित्रों आपको पूछ ले कि हैदराबाद ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि हैदराबाद को जाना था पाकिस्तान। अब इस पहले अधिवेशन में हुआ क्या? इस प्रथम अधिवेशन में, है ना, इस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति, जिसका नाम आपने अच्छे से सुन रखा होगा, सच्चिदानंद सिन्हा, जिसका नाम आपने सुन रखा होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और इस सच्चिदानंद सिन्हा को इसी संविधान सभा का क्या बनाया गया था मित्रों? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उस प्रथम अधिवेशन में एक ही काम होता है कि संविधान सभा में सबसे अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कैसा अध्यक्ष बनाया गया? अस्थायी। ध्यान रखिएगा, इसी 9 दिसंबर 1946 से भारत में एक ऐसे पद की शुरुआत होती है जो पद आज भी अपने को देखने को मिलता है और पढ़ना पड़ता है। और वो पद है मित्रों जिसका नाम आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना। और जब जब पढ़ते हो, जब जब भारत में नई लोकसभा बनती है, राज्यों में नई विधानसभा का गठन होता है, और वो पद होता है प्रोटेम स्पीकर। और इस प्रोटेम स्पीकर पद की शुरुआत भारत में 9 दिसंबर 1946 से ही मानी जाती है। और आपको कई बार सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो आपको नाम ये बताना पड़ता है, सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष था। इसी प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और आप जैसे मैंने कहा ना, प्रोटेम स्पीकर पद पढ़ते हो, कब कब पढ़ते हो? जैसे ही भारत में नई लोकसभा गठन होता है, प्रोटेम स्पीकर देखने को मिलता है। इस प्रोटेम स्पीकर पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यवहार में इस पद का सर्जन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ये सर्जित माना जाता है ना। और अब प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता क्यों पड़ती है भारत में? प्रत्येक नई लोकसभा के गठन के समय या राज्यों में जैसे ही नई विधानसभा बनती है तो भी प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। और उसका रीजन क्या है? प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता क्यों पड़ती है मित्रों, है ना? प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगी, पहली जो बैठक होती है उस समय उनके पास अध्यक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अध्यक्ष क्यों नहीं होता है? तो आपको मैं एक प्रश्न पूछ लूं, चूंकि मैं लोकसभा, जब अपन लोकसभा पर चर्चा करेंगे तो लोकसभा के बारे में सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर एक पद आ गया प्रोटेम स्पीकर, तो थोड़ी सी मैं लोकसभा का सवाल आपसे पूछ लेता हूं। और वो प्रश्न ये है कि आपसे कल के दिन कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। अब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोटेम स्पीकर पद की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। आवश्यकता पड़ने से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये बताने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। ध्यान रखिएगा, बहुत
महत्वपूर्ण सवाल है। देखने में बहुत सरल लग रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब जब ये सवाल पूछा जाएगा तब तब आपके सामने ऑप्शन बड़े खतरनाक रखे जाएंगे मित्रों। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई ऑप्शन में 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष रखेगा, नहीं है ना। हाँ, 5 वर्ष वाला रखेगा तो कुछ विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जिनके आजकल बहुत सारे गुरु है जो यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान बांट रहे हैं, वो विद्यार्थी है ना, जो उन गुरुओं को पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी जरूर 5 वर्ष कर सकते हैं। लेकिन मित्रों गलत है ना। गलत क्या है? ऑप्शन क्या देगा? सुन लीजिएगा, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रख लेता हूं, सवाल सुन लेना मेरी बात को। आपको मैंने प्रश्न पूछा लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। नंबर 1 ऑप्शन आपके सामने रखेगा लोकसभा का अध्यक्ष बनने से लेकर अगले 5 वर्ष तक। नंबर 2 सवाल क्या है? नंबर 2 ऑप्शन यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने से लेकर लोकसभा के भंग होने तक। नंबर 3 ऑप्शन आपके सामने रख लेगा लोकसभा का अध्यक्ष बनने से लेकर नए लोकसभा के अध्यक्ष बनने तक। और नंबर 4 ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष बनने से लेकर नई लोकसभा के गठन से ठीक 1 दिन पहले तक। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे सवाल पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो इन चारों में से नंबर 4 वाला जो ऑप्शन दिया वो राइट है। मैंने एक लाइन बोली, लोकसभा का अध्यक्ष बनने से लेकर नई लोकसभा के गठन से ठीक 1 दिन पहले तक किसका कार्यकाल माना जाता है? उस लोकसभा के अध्यक्ष का। अब देखिएगा, मैंने एक लाइन बोली, नई लोकसभा के गठन से ठीक 1 दिन पहले तक ही पुराने अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। इसका मतलब जैसे ही हाल ही में अभी वर्तमान में भारत में कौन सी लोकसभा, 70वीं लोकसभा गठन हुआ ना, हाँ 70वीं लोकसभा का जैसी पहली बैठक थी उससे 1 दिन पहले ही पुराने वाला अध्यक्ष गया, सुमित्रा महाजन जी चले गए थे, है ना। और अब जब पहली बैठक हुई तो आपको पता उस पहली बैठक में उनके पास अध्यक्ष नहीं था। अध्यक्ष क्यों नहीं था? क्योंकि पुराने वाला तो 1 दिन पहले चला गया, है ना। और अब अध्यक्ष नहीं है तो ये राष्ट्रपति को पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है ना। तो पहली बैठक में समस्या तो आएगी। क्या आएगी? अध्यक्ष की सीट पर कौन बैठेगा, बैठक का संचालन कौन करेगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या करता है कि जो लोकसभा के सदस्य जीत के आए हैं, जीत के कितने मेंबर आते हैं? 543, 543, है ना। इन 543 सदस्यों में से सबसे अनुभवी और वरिष्ठ सांसद को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के पद पर क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। और नियुक्त करके इस प्रोटेम स्पीकर को 2 काम दे देता है। पहला काम, जब तक अध्यक्ष नहीं बने तब तक क्या करेगा? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और नंबर दूसरा काम क्या होगा कि लोकसभा के अन्य सदस्यों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और इसी 9 दिसंबर 1946 से ही भारत में प्रोटेम स्पीकर पद की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, पहली बैठक का बारे में यानी कि प्रथम अधिवेशन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इस संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन आयोजित हुआ वो हुआ आपके 9 दिसंबर 1946 को। पूछ ले कहां पर हुआ? दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, है ना। और इस पहले अधिवेशन का बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत के द्वारा। और मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने इस प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया। उसका रीजन क्या था मैंने आपको बता दिया। और इस प्रथम अधिवेशन में हुआ क्या था? इस प्रथम अधिवेशन में एक ही काम हुआ 9 दिसंबर को। वो काम हुआ कि संविधान सभा में सबसे अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति था सच्चिदानंद सिन्हा। इस सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा कैसा अध्यक्ष बना दिया मित्रों? अस्थायी अध्यक्ष। और मैंने कहा इसी 9 दिसंबर 1946 से ही भारत में एक प्रोटेम स्पीकर पद की भी शुरुआत मानी जाती है। और एक और बात है, वो भी इस 9 दिसंबर के बारे में सुन लेना कि इस प्रथम बैठक में यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने। ये जितनी भी बातें वो सारी बातें आप संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन यानी कि 9 दिसंबर 1946 के बारे में जानोगे। नेक्स्ट अगली बात, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक का आयोजन हुआ वो संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित हुई आपके 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ वो हुआ कब?
9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की दूसरी जो बैठक का आयोजन हुआ वो हुआ 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को बैठक में हुआ क्या? 11 दिसंबर 1946 को भी एक ही काम होता है, और वो काम क्या होता है? वो ये होता है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों ने अपने में से ही बहुमत के आधार पर, संविधान सभा के सदस्यों ने अपने में से ही बहुमत के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो था सच्चिदानंद सिन्हा, क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना गया। ध्यान रखिएगा, इस दिन एक ही काम हुआ, और वो काम क्या हुआ? संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया, और वो बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। तो प्रश्न आपसे कई बार सीधा सीधा और बहुत सरल पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष पूछ ले तो आप बता दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रश्न आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? ध्यान रखिएगा, आज तक जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हुए उसमें उपाध्यक्ष के बारे में एक ही सवाल आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, और वो प्रश्न क्या पूछा जाता है ना? और प्रश्न पूछा गया तो उसके ऑप्शन कैसे आते हैं? वो सीधा सा सवाल पूछता है संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन, और ऑप्शन क्या देता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, HC मुखर्जी या अंबेडकर। और आप सीधा सा आंसर दोगे, आपको सबको पता है HC मुखर्जी। लेकिन मित्रों, यहां पर मैं आपको यह बात तो बता ही रहा कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी तो था ही था, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और उपाध्यक्ष की बात भी याद रखनी है ना। एक और उपाध्यक्ष की भी बात याद रखनी है, और वो बात क्या याद रखनी है, और वो प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करूंगा। वो याद ये रखनी है कि आपको एक तो उपाध्यक्ष याद रखना है HC मुखर्जी, जो आज तक जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए उसमें पूछा गया। लेकिन आपको एक सवाल एक और याद रखना, वो याद रखना ये है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष एक नहीं, संविधान सभा में उपाध्यक्ष की 2 नाम भी अपने को देखने को मिलते हैं। और वो क्या है? वो दूसरा उपाध्यक्ष है मित्रों ये कि अपने को एक उपाध्यक्ष और नाम याद रखना है, TT कृष्णामाचारी। संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं वो नाम भी आपको याद रखना है, TT कृष्णामाचारी। तो उपाध्यक्ष में 2 नाम याद रखने हैं, HC मुखर्जी और TT कृष्णामाचारी। और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगली बात आपसे पूछ ले, अध्यक्ष आपने पढ़ लिया, उपाध्यक्ष पढ़ लिया, और आपसे सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ध्यान रखना मित्रों, BN राव था। बनिंगम नरसिंहमन राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। और एक प्रश्न आपसे पूछ ले ये भी कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोनों में ही आंसर यही आएगा। और दोनों में कौन कौन से में? आपको प्रश्न मैंने कहा ये पूछ ले कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन, तो भी आपका नाम आएगा BN राव। और नेक्स्ट नंबर तीसरी बात आपसे एक और पूछ ले, वो ये पूछ ले कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भी मित्रों आपको नाम याद रखना है BN राव का। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का प्रारूप भी BN राव ने ही तैयार किया था, और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी BN राव था। लेकिन एक बहुत कंफ्यूजन है, और यहाँ पर एक सवाल बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि जैसे ही प्रारूप नाम आता है तो विद्यार्थियों के दिमाग में एक और नई बात उपजती है। और वो क्या है कि आपसे प्रश्न ये पूछ ले प्रारूप किसने तैयार किया, तो आपके मन में एक नाम और उत्पन्न होगा, वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन नहीं मित्रों, आपको प्रश्न भी यहाँ पर 2 प्रकार के पूछे जाते हैं, तो आंसर भी आपको 2 प्रकार के ही देने हैं। आंसर भी आपको 2 प्रकार के ही देने, और वो 2 प्रकार के कौन कौन से देने? तो मैंने कहा आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो आपका आंसर होगा BN राव।
प्रारूप किसने तैयार किया? आपका आंसर क्या होगा? BN राव। लेकिन मैंने कहा प्रश्न आपसे यह पूछ ले, वो क्या पूछ ले कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, है ना? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों में ही मैंने कहा ना आपको बातें अलग अलग याद रखनी है। पहली बात आपसे पूछ ले, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने। और आपसे पूछ ले प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं प्रारूप समिति की संपूर्ण चर्चा करूंगा जब मैं संविधान में बनी समितियों पर चर्चा करूंगा, वो टॉपिक जिसमें अपन 11-12 समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रारूप समिति की थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि इस समिति का अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है। तो बातें याद रखना कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो मित्रों उपाध्यक्ष में नाम एक नहीं, नाम दो याद रखने, क्योंकि आज तक अपन एक ही नाम पढ़ते आए हैं। और वो दो नाम कौन कौन से याद रखना है? एक तो याद रखना है HC मुखर्जी, नंबर दूसरा नाम याद रखना है TT कृष्णमाचारी। नेक्स्ट याद रखना है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। और आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो भी आपको नाम याद रखना है BN राव। लेकिन मैंने कहा प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव। लेकिन प्रश्न पूछ ले प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बातें याद रखनी है। तो यहाँ तक मित्रों आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। मित्रों इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।